हेलो बच्चों, आज हम पढ़ेंगे कक्षा 10वीं की गणित का अध्याय 5 जिसका नाम है समांतर श्रेणियां। और आज होगी इसकी इंट्रोडक्शन क्लास यानी कि परिचय वीडियो, जो कि आप लोगों ने वीडियो की थंबनेल में देख ली होगी। तो आज हम बात करेंगे समांतर श्रेणियों के बारे में कि ये क्या होती हैं, समांतर श्रेणियां किसे कहते हैं, ये कैसी होती हैं और आगे चलकर इनकी प्रश्नावलियों में हमें कैसे सवाल देखने को मिलेंगे। क्या ये सवाल बड़े होंगे या छोटे होंगे, और ये सवाल परीक्षा की दृष्टि से कितने महत्वपूर्ण है, आ सकते हैं कि नहीं आ सकते हैं। तो इन सारे सवालों का जवाब आपको इस वीडियो में मिल जाएगा, तो ध्यान से देखना है इस वीडियो को। और जो मैं सवाल को बताऊंगा वो सवाल आप लोग वीडियो के बाद देखने के बाद उन्हें घर पर जरूर करना, ठीक है, क्योंकि प्रैक्टिस करने से आपके सवाल जो है वो आसानी से बनने लगेंगे। वो इंग्लिश में कहावत है ना कि प्रैक्टिस मेक मैन परफेक्ट। तो बिल्कुल उसी तरह आपको प्रैक्टिस पर जोर देना है, प्रैक्टिस बिल्कुल करते रहने हैं सवालों की, तभी आप पर सवाल बनेंगे। तो आज हम जानेंगे समांतर श्रेणियां क्या होती हैं, और समांतर श्रेणी को शॉर्ट फॉर्म में कहते हैं क्या, एपी। एपी आपकी किताब में दिया होगा, कुछ सवालों में समांतर श्रेणी डायरेक्ट ना लिखकर लिखा होगा कि एपी का मान ज्ञात कीजिए या फिर एपी श्रेणी का ये मान ज्ञात कीजिए, वो मान ज्ञात कीजिए। तो इसे हम शॉर्ट फॉर्म में कहते हैं एपी, और एपी का फुल फॉर्म है अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। क्या है, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, ये लिखा है यहाँ इंग्लिश में। अब सबसे पहले इसके नाम जान लेते हैं हम। समांतर श्रेणी, जो समांतर श्रेणी में समांतर क्या है, समांतर क्या होता है, तो आपको बता दें। समांतर मतलब होता है समान या फिर एक जैसी वस्तु, एक जैसी संख्या, उसे हम समान कहते हैं। अब जैसे आप अपने आप को अपने घर के आईने में देखना, शीशे में देखना, जब आपको उसमें आपका प्रतिबिंब दिखाई देगा या फिर एक तरह से कहें तो आपकी परछाई ही आपके शीशे में आपको दिखाई देगी, तो बिल्कुल आपके रूबरू होगी, आपके जैसी होगी वो। ऐसा तो है नहीं कि आप यहाँ पर कुछ है और शीशे में आप कुछ दिखाई दें, ऐसा तो नहीं होता ना, एकदम जैसे आप है बिल्कुल वैसे ही आप दिखाई देंगे। तो इसे कहते हैं हम समांतर, यानी समान, जैसे हम हैं वैसे हम बिल्कुल के बिल्कुल पूरे शीशे में दिखाई देंगे, एक समान, जैसे यहाँ है वैसे वहां होंगे। तो जैसे एक संख्या ये है, एक और एक यहाँ लिखा, तो ये दोनों संख्या समान है, एक यहाँ भी है एक यहाँ भी है, तो कैसे हो गई, ये समान हो गए, और गणित में हम इन्हें क्या कहते हैं, समांतर कहते हैं। इसके बाद आती है बात श्रेणियां। एक शब्द हमने जाना समांतर, इसके बाद आता है श्रेणियां। अब श्रेणियां क्या है, तो श्रेणियां वो होती हैं जब भी हम किसी भी संख्या या फिर किसी वस्तु को एक लाइन से रख देते हैं, या फिर वो क्या रखते हैं ना, एक के बाद एक के बाद दूसरी वस्तु, दूसरे के बाद तीसरी वस्तु, तीसरे के बाद चौथी वस्तु। तो जब ऐसी जमा कर हम वस्तुओं को रख देते हैं तो उन्हें हम कहते हैं श्रेणियां, कि भाई जमा कर वस्तु रखी है। तो इन्हें हम इनके नाम से ना बुलाकर कि एक दो तीन चार ऐसे ना बुलाकर इन्हें कहते हैं ये एक श्रेणी के माध्यम से जमी हुई है, तो इन्हें हम कहते हैं श्रेणियां, और पूरा नाम होगा समांतर श्रेणियां। पूरा नाम क्या होगा इसका, समांतर श्रेणियां होगा। अब बात करते हैं कि हमें अध्याय 5 में कैसी समांतर श्रेणियां पढ़नी है। तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे समांतर श्रेणी की परिभाषा। अब समांतर श्रेणी की जो परिभाषा है वो बहुत ही बेसिक सी है, जो कि आपको जब हम एग्जाम्पल देंगे तो समझ में आ जाएगी। इसकी समांतर श्रेणी की परिभाषा क्या है, सबसे पहले लिखेंगे हम समांतर श्रेणी। समांतर श्रेणियां ही लिख सकते हैं, समांतर श्रेणी क्या होती है, तो जब संख्या तथा वस्तुओं को विशेष प्रकार से क्रम में व्यवस्थित करते हैं, ताकि उनके बीच का अंतर समान। ये बहुत बेसिक सी परिभाषा है, जो कि आप लोगों में से कुछ को समझ में आ जाएगी
और कुछ लोगों को समझ में नहीं आएगी। तो जब हम इसके एग्जाम्पल बताएंगे ना सभी को समझ में आ जाएगी। तो सबसे पहले ये क्या है कि संख्या तथा वस्तुओं को विशेष प्रकार से क्रम में व्यवस्थित करते हैं ताकि उनके बीच का अंतर समान हो। तो जब कोई भी संख्या होती है या फिर कोई भी वस्तु होती है उसे हम इस प्रकार से इस तरह जमाते हैं कि उनके बीच का जो अंतर है वो सभी वस्तुओं के बीच का अंतर जैसे हो समान हो। जैसे इसके लिए हम आपको एक उदाहरण दे देंगे यहाँ पर। जैसे मान के लिखा है 1 2 3 4, हम एक श्रेणी बना रहे हैं 5 6 डैश 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 100। ये हमारा एक यहाँ पर एग्जाम्पल इसका हो गया। तो अब इसमें आप समझो ये एक श्रेणी बनी है, ठीक है। और कैसी श्रेणी बनी है? समांतर श्रेणी बनी है, वो अभी आपको पता चल जाएगा। तो हमारी परिभाषा क्या है कि संख्या तथा वस्तु, कोई संख्या हो सकती है या फिर कोई वस्तु भी हो सकती है, को विशेष प्रकार से क्रम में व्यवस्थित करते हैं ताकि उनके बीच का अंतर समान हो। तो ये देखो हमने एक श्रेणी बनाई है। अब आप जब उनके बीच का अंतर देखोगे, जब आप इनके बीच का अंतर देखोगे तो आपको समझ में आएगा कि समांतर श्रेणी को व्यवस्थित क्रम में क्यों रखते हैं। तो देखो जब 1 के बाद क्या आया है? 2 आया है, 2 के बाद आया है 3, 3 के बाद आया है 4 और 4 के बाद आया है 5, 5 के बाद 6, ऐसे डैश 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 ये गई कहां तक? 100 तक। तो अब देखो आप 1 और 2 के बीच में अंतर कितना है? 1 का अंतर है। जब हमने 1 में 1 को जोड़ा, 1 में हमने +1 जोड़ दिया तो 2 बना। फिर 2 में हमने फिर +1 जोड़ दिया तो 3 बना। फिर 3 में फिर हमने 1 जोड़ा तो 4 बना। 4 में फिर 1 जोड़ा तो 5 बना। 5 में फिर से 1 जोड़ा तो 6 बना। तो अब आप लोग को दिख रहा होगा कि इनके बीच का अंतर कितना है? 1 है, क्योंकि यहाँ 1 यहाँ 1 यहाँ 1। जब इन सभी संख्याओं हमने एक एक को जोड़ा तो ये संख्याएं अपने क्रम से बढ़ती चली गई। 1 में 1 जोड़ा तो 2 बन गया, 2 में फिर 1 जोड़ा 3 बन गया, 3 में फिर 1 को जोड़ा 4 बन गया, 4 में फिर 1 को जोड़ा तो 5 बन गया। इसी तरह से ये संख्याएं बढ़ती चली गई और कहां तक चली गई? 100 तक चली गई। तो ये जो हमारी व्यवस्था होती है क्रम से इन संख्याओं को जमाने की, इसी श्रेणी को हम कहते हैं एक समांतर श्रेणी। और उदाहरण हम आपको बता दें तो, और हम अभी हमने क्या है प्लस वाले बताए, ठीक है, कि हमने इनमें संख्याओं को जोड़ा है। अब हम आपको माइनस वाले ही बता सकते हैं। तो मान लीजिए हमने 100 लिखा, 70, 40, 10 डैश 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 डैश, ये संख्या हमने आपको बना दी। और भी संख्या हो सकती है। तो अब देखो आप, जब हमने 100 में से कितने घटाए हैं? 100 में से हमने माइनस के 30 घटाए, मतलब -30। 100 में से हमने 30 घटा दिए तो 70 बचे। फिर 70 में से फिर 30 को घटा दिया, 40 बचा। 40 में से फिर 30 घटा दिया हमने, 10 बचा। तो इस प्रकार से जब हमने सभी संख्याओं में से एक निश्चित संख्या जो कि हमारी 30 है, इसी को घटाते गए तो हमारी संख्या घटती चली गई पूरी। 100 में से 30 घटा दिए, 70 बचे। 70 में से 30 को घटाया, 40 बचे। 40 में से 30 को घटाया, 10 बचे यहाँ पर। तो ऐसी जो हमारी एक श्रेणियां होती हैं, ये कहती हैं हम, इन्हें कहते हैं हम समांतर श्रेणियां। अच्छा, अब एक श्रेणी और हो सकती है जिसमें किसी भी 1 to 3 ऐसी जो संख्या होती है इनका अंतर नहीं होगा। तो आपको बताना है वो समांतर श्रेणी है या नहीं है। मान लीजिए हमने यहाँ पर लिख दिया 4 4 4 4 4 डैश 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 डैश, यहाँ लिखा। अब आप लोग बताओ ये समांतर श्रेणी है या नहीं है? इसके बीच में कितने का अंतर है? तो ठीक है, आप लोग कमेंट में बता देना, यहाँ पर हम बता दे रहे हैं। देखो जब हमने 4 में 0 को जोड़ दिया तो यहाँ कितना बचा? जब 4 में 0 जोड़ेंगे तो जाहिर सी बात है 4 बचेगा। फिर 4 में हमने 0 जोड़ा, फिर 4 में हमने 0 जोड़ा, फिर 4 में 0 जोड़ दिया। तो जब हम 4 में 0 को जोड़ते रहे तो हमारी संख्या वही की वही रही, 4 के 4 आते रहे। तो ये भी एक संख्या है ना क्या? जैसे यहाँ 1 1 आ रहा था, यहाँ 30 30 आ रहा था, तो यहाँ 0 0 आ रहे हैं, है तो वही ना। क्या है कि संख्या तथा वस्तुओं को विशेष प्रकार से क्रम में व्यवस्थित करते हैं ताकि उनके बीच का अंतर जो है वो समान हो। तो देखो यहाँ बीच का अंतर समान आ रहा है, 1 आ रहा है, यहाँ 30 आ रहा है, यहाँ 0 आ रहे हैं, तो इनके बीच का अंतर समान आ रहे हैं ना सभी संख्याओं में। तो ये होती है हमारी समांतर श्रेणियां। अब इसके बाद
तो आप लोगों को ये बात समझ में आ गई होगी समांतर श्रेणियां क्या होती हैं, इसकी परिभाषा क्या होती है, समांतर क्या होता है, श्रेणियां क्या होती है, और एटी का फुल फॉर्म क्या है, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। तो इतनी बात आप लोगों को यहाँ तक समझ में आ गई होगी। अब इसके बाद हम बढ़ रहे हैं समांतर श्रेणियों के प्रकार पर। तो अभी तक तो हमने पढ़ा है कि समांतर श्रेणियां क्या होती है। अब हम पढ़ेंगे इनके प्रकारों को कि ये कितने प्रकार की होती है। चलिए, तो हम पढ़ेंगे समांतर श्रेणियां कितने प्रकार की होती हैं। तो इनकी पढ़ने हमें अब प्रकार, समांतर श्रेणियों के प्रकार। तो बच्चों देखो, समांतर श्रेणियां होती हैं दो प्रकार की। कौन कौन सी? एक होती है परिमित एटी, और दूसरी होती है, यहां पर लिख दे रहे हैं, अपरिमित एटी। ठीक है, कैसी होती है? एक होती है परिमित एटी और एक होती है अपरिमित एटी। तो समांतर श्रेणियां दो प्रकार की होती हैं, एक परिमित एटी, एक होती है अपरिमित एटी। अब परिमित एटी क्या होती है? परिमित एटी जो है वो क्या होती है? तो इसके लिए भी एक परिभाषा की एक छोटी सी लाइन दी गई है। क्या दी गई है? जहां पर पदों की संख्या सीमित होती है, पदों की संख्या सीमित हो। जहां पर पदों की संख्या सीमित हो उसे हम कहते हैं परिमित एटी। अब आप लोगों को इसमें कंफ्यूजन हो रहा होगा कि भाई यहाँ पद क्या है। अभी तक तो हमने संख्या को पढ़ा है, पद तो हमने देखे भी नहीं यहाँ पर। देखो, पद होते हैं जब भी हमने क्या यहाँ एक श्रेणी बनाई थी, 1 2 3 4 5। तो ये जो हमारी संख्या है इन्हें हम इस अध्याय में समांतर श्रेणी में इन्हें हम कह सकते हैं पद, कि ये पहला पद है, ये दूसरा पद है, ये तीसरा पद है, ये चौथा पद है। तो यहाँ पर एक हमारा क्या होगा, पहला पद, इसे कहते हैं हम पहला पद, और ये 5 क्या होगा, ये होगा हमारा आखिरी पद। ठीक है, क्या है, ये पहला पद है, ये आखिरी पद है। तो यहाँ जो नंबर्स होते हैं, डिजिट होते हैं, इनको हम इस अध्याय में मुख्य रूप से इस अध्याय में कहेंगे क्या, पद कहेंगे। तो जहां पदों की संख्या सीमित हो वो हमारी परिमित एटी होगी। अब पदों की संख्या सीमित कैसी होती है और असीमित है, तो असीमित कैसी होती है? तो देखो यहाँ पर हम बताएं, मान के चलो हमने यहाँ पर एक एग्जांपल लिया, 2 4 6 8 डैश डैश डैश, ये गई है 80 तक। तो यहाँ पर आपको दिख रहा होगा कि यहाँ पर कुल पद 80 तक गए हैं, सिर्फ 80 के आगे यहाँ पर कोई भी संख्या नहीं है। तो 80 के आगे हमारा ये श्रेणी 80 के आगे बढ़ी नहीं है। तो ये श्रेणी कैसी होगी, एक सीमित होगी, क्योंकि ये 80 के पार नहीं गई है, सिर्फ 80 तक, सिर्फ 80 पर रुक गई है। तो ऐसी श्रेणी को कहते हैं हम परिमित एटी, यानी पदों की संख्या जहां सीमित होती है उसे कहते हैं हम परिमित एटी। अब अपरिमित एटी क्या होती है? तो अपरिमित एटी होती है, इसी को लिख देंगे हम कि 2 4 6 8 डैश डैश डैश। अब इसके यहाँ कोई संख्या नहीं लिखेंगे। तो डैश 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 लगाने का मतलब क्या होता है? डैश लगाने का मतलब ये होता है कि इसके बाद भी बहुत सी संख्याएं हैं जो कि अभी हमें पता नहीं है, या फिर यहाँ पर लिखी नहीं गई है। तो इसे कहते हैं हम अपरिमित एटी। अपरिमित एटी की परिभाषा भी बिल्कुल इसी के जैसी होती है। परिमित में क्या होता है, जहां पदों की संख्या सीमित हो, और अपरिमित में क्या होता है कि पदों की संख्या असीमित हो। ठीक है, परिमित में हो रहा था हमारा पदों की संख्या सीमित हो, अपरिमित में हो रहा है पदों की संख्या असीमित हो। तो कैसी हो कि हमने एक श्रेणी बनाई, 2 4 6 8, इसके बाद डैश डैश लगा दिए, तो संख्याएं हमारी अभी बड़ा खत्म नहीं हुई है, इसके बाद भी और संख्या है लेकिन वो अभी हमें पता नहीं है। तो इसे हम क्या कहेंगे, असीमित श्रेणी। असीमित श्रेणी जो कि इसमें संख्या सीमित नहीं है, बहुत बढ़ भी सकती है, बढ़ सकती है, कम तो हो नहीं सकती, बढ़ भी सकती है। तो इसलिए इसे कहेंगे हम अपरिमित, इसे कहेंगे हम परिमित। इसमें पदों की संख्या सीमित होती है, और पदों की संख्या सीमित कहां तक है, इसमें 80 तक है।
ठीक है, तो आप लोगों को ये समझ में आ गया होगा कि समांतर श्रेणियां कितने प्रकार की होती हैं, दो प्रकार की। कौन कौन सी? परिमित एपी, अपरिमित एपी। परिमित एपी क्या होती है? तो जहां पर पदों की संख्या सीमित हो उसे परिमित एपी कहेंगे, और जहां पर पदों की संख्या असीमित हो उसे अपरिमित एपी कहेंगे। ठीक, चलिए अब इसके बाद हम क्या पढ़ेंगे? तो इसके बाद हम पढ़ेंगे अब इसके सूत्रों को। अब इसके सूत्र भी दो प्रकार के होते हैं। अब दो प्रकार के कौन कौन से सूत्र होते हैं तो उनको पढ़ेंगे। देखो सबसे पहला सूत्र क्या होता है, जब भी हमें कोई श्रेणी दे होती है तो उसमें, अब देखो जब कोई श्रेणी दे होगी तो पहले पद से शुरू होती है। अब अगर उसमें पहला पद है तो जायज सी बात है कि उसमें आखिरी पद भी होगा। ठीक है, तो वो आखिरी पद क्या है कभी कभी हमें श्रेणी में ज्ञात नहीं होता है, और क्वेश्चन में दे देते हैं कि आखिरी पद को ज्ञात कीजिए। तो उस आखिरी पद को ज्ञात करने के लिए एक सूत्र दिया होता है, तो एक वो सूत्र हो गया। अब उसके बाद कोई श्रेणी दी है, उसमें संख्याएं दी है, तो हमें देंगे, उन्हें हम क्या कहते हैं? पद कहते हैं, संख्या नहीं कहते, उन्हें कहते हैं पद। तो कोई श्रेणी होगी उसमें जो पद होंगे उन पदों का योग कितना है, तो इसे ज्ञात करने के लिए भी एक सूत्र होता है। ठीक, तो हम उसे ज्ञात करेंगे कि इसमें सूत्र कितने प्रकार के होते हैं, कौन कौन से होते हैं। चलिए यहाँ क्या पढ़ रहे हैं हम? एपी के सूत्र, एपी के सूत्र। अब यहाँ पर आप घबराना मत कि एपी हमने क्यों लिख दिया। तो एपी क्या है? एपी एक प्रकार से अर्थमेटिक प्रोग्रेशन है, जिसे हम हिंदी में कहते हैं समांतर श्रेणियां, इंग्लिश में कहते हैं अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, और शॉर्ट फॉर्म में कहते हैं एपी। तो हमने यहाँ लिख दिया है एपी के सूत्र। आप लिख सकते हैं समांतर श्रेणियों के सूत्र या फिर अर्थमेटिक प्रोग्रेशन के सूत्र। ठीक है, तो सबसे पहला सूत्र हम ज्ञात करेंगे हमारे आखिरी पद के लिए। तो एपी के आखिरी पद। ठीक है, सबसे पहला सूत्र हम कहाँ ज्ञात कर रहे हैं? एपी के आखिरी पद के लिए, या फिर ज्ञात करेंगे एपी का आखिरी पद का, के की कुछ भी कर सकते हैं। तो इसके लिए क्या सूत्र दिया होता है? तो इसके लिए हमें सूत्र दिया होता है ए एन इज इक्वल ए प्लस एन माइनस वन डी। ठीक है, क्या सूत्र दिया होता है हमारे लिए यहाँ पर? यहाँ हमें दिया होता है ए एन इज इक्वल ए प्लस एन माइनस वन और डी। अब यहाँ पर हम आपको बता दें कि यहाँ ए एन क्या है, ए क्या है, एन क्या है और डी क्या है। चलिए, तो यहाँ पर सबसे पहले हम यहाँ लिख देंगे। ठीक है, ए डी एन ए एन। चलिए, तो मान के चलिए सबसे पहले हम एक श्रेणी यहाँ पर ले लेंगे। ठीक है, हमने मान के चलिए यहाँ पर एक श्रेणी ली, उसे हमने दिया 5, 8, 11, 14, 17 डैश 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 ये 12। अब ये 12 क्या है? तो ये 12 यहाँ पर है, इसे हम आखिरी पद मान लेंगे। क्या माना हमने? आखिरी पद हमारा ए 12 है, इसे हमें ज्ञात करना है। ठीक, अब जब धीरे धीरे आप इसे देखते चलेंगे तो आपको समझ में आती चलेगी। ये तो हमारा क्या है? आखिरी पद है, आखिरी पद। और जैसा कि हमने आपको पहले बताया था, जो हमारी श्रेणी होती है उसमें सबसे पहले जो संख्या होती है उसे हम क्या कहेंगे? पहला पद। तो यहाँ हमारा 5 क्या हो गया? 5 हमारा यहाँ होगा पहला पद। और पहले पद को हम दर्शाते कैसे हैं? तो पहले पद को हम दर्शाते हैं ए से। आखिरी पद है हमारा, आखिरी पद को हम किससे दर्शाते हैं? इसे हम दर्शाते हैं ए एन से। अब इसके बाद देखो यहाँ पर ए 12 क्यों लिखा है हमने? तो ए 12 हमने इसलिए लिखा है, देखो पहला पद हमारा क्या है? ए है, दूसरा पद ए 2 होगा, तीसरा पद ए 3 होगा, चौथा पद ए 5 होगा, ए 4 होगा, पांचवा पद ए 5 होगा। तो इसी तरह से हमारा आखिरी पद ए, मतलब ये गिनती कहाँ तक गई है? 12 तक गई है। तो ये हमारा ए 12 हमारा क्या है? आखिरी पद है, जो हमें ज्ञात करना है। क्या ज्ञात करना है? ए 12। तो अब देखो यहाँ पर हम इसके मान रखें। ठीक है,
अब हमारा ए का मान क्या है, ये मतलब होता है पहला पद, तो पहला पद हमारा क्या है 5 है, तो यहाँ हम लिखेंगे 5। इसके बाद डी, डी क्या होता है, तो डी का मतलब होता है दो पदों के बीच का अंतर। तो डी के लिए हम क्या करेंगे, हमारे दूसरे पद में से पहले पद को घटा देंगे, तब हमें डी का मान प्राप्त हो जाएगा। तो दूसरा पद क्या है a2, पहला पद क्या है a1, तो a2 हमारा क्या है 8 है, ठीक है। तो 8 माइनस कितने 5, तो हमारे यहाँ आ जाएंगे कितने 3 आ जाएंगे। हमने क्या किया डी को ज्ञात करने के लिए हमने a2 में से a1 को घटा दिया, मतलब 8 में से 5 को घटा दिया, तो हमें डी का अंतर जो है, डी का मान प्राप्त हो गया, कितना है 3 है। अब ए हमने ज्ञात कर लिया, डी हमने ज्ञात कर लिया, अब करेंगे हम एन को ज्ञात। तो यहाँ पर एन क्या है, तो जब हम यहाँ देख रहे थे क्या है आखिरी पद ए 12 है, और यहाँ पर आखिरी पद को किससे दर्शाते हैं, ए एन से दर्शाते हैं। तो देखो एन की जगह पर क्या लिखा है 12 लिखा है, जैसे एन ए के नीचे लिखा है वैसे ही 12 भी ए के नीचे लिखा है, तो एन का मान होगा हमारा 12। अब ए एन मतलब होता है आखिरी पद, तो ये आखिरी पद हमें ज्ञात करना है, और जिसे ज्ञात करने का सूत्र है ये, ठीक है। तो इसे अब हम ज्ञात करेंगे, इसे हम अच्छे से अब इस प्रकार से लिख लेंगे। अभी तो हमने आपको समझा दिया था इसमें से, अब हम इसे अच्छे से एक प्रकार से लिख देंगे। क्या लिखेंगे 5 8 11 17 20 डैश 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 ए 12। ये हमारी एक समांतर श्रेणी है। समांतर श्रेणी में हमें ए 12 यानी आखिरी पद हमें इसका ज्ञात करना है, और ये जो सूत्र लिखा है ये सूत्र है आखिरी पद को ज्ञात करने का। चलिए अब इस सूत्र में हम मान रख देंगे, ठीक है। सबसे पहले सूत्र लिखेंगे, क्या लिखा है ए एन बराबर ए धन कोष्टक में एन माइनस 1 डी। अब हमें ए एन ज्ञात करना है, तो ए एन ज्ञात करते हो, ए का मान क्या है 5 है, धन कोष्टक एन का मान क्या है 12 है, माइनस का 1 यहाँ लिखा है, फिर डी, डी का मान क्या निकाला हमने 3 निकाला, तो 3। इसके बाद ए एन बराबर 5, 12 में से एक जाएंगे 13 11 बचेंगे, और कोष्टक लगा है मतलब 3 का गुणा होगा, तो क्या आ जाएगा ए एन बराबर 5 धन 11 3 33, तो ए एन बराबर हो जाएगा यहाँ 38 मतलब 38, ठीक है। तो हमारा आखिरी पद क्या हो गया, आखिरी पद हमारा आ गया 38 यहाँ पर। तो इतना सरल है आखिरी पद याद करना। सिर्फ हमें आपको सूत्र मालूम होना चाहिए, और सूत्र में जो शब्द दिए हैं, जो अक्षर दिए हैं, उनका समांतर श्रेणी में क्या मान है वो ज्ञात होना चाहिए। एक बार फिर से बता दें, लिख लेना आप लोग कॉपी में कि हमारा ए क्या होता है, ए होता है समांतर श्रेणी का पहला शब्द। डी क्या होता है, तो डी होता है ए टू माइनस ए वन, मतलब जो समांतर श्रेणी का पहला पद है उसे हम दूसरे पद में से घटा देंगे, तो हमारा डी ज्ञात हो जाएगा। एन क्या होता है, तो एन होता है हमारा वो आखिरी अक्षर, जैसे हमें दिया हो, अभी हमें क्या दिया था ए 12 ज्ञात करना है, दिया होगा ए 11 ज्ञात करो, ए 3 ज्ञात करो, ए 4 ज्ञात करो। तो इस प्रकार से जो ए के नीचे संख्या लिखी होंगी वो होगी हमारी एन, और ए एन क्या है, तो ए एन आखिरी पद है, जो हमने इस सूत्र के माध्यम से यहाँ ज्ञात कर लिया। और अगर आप लोगों को समझ में नहीं आया हो तो एक बार फिर से पीछे करके वीडियो को देख लेना, तो अच्छे से एक बार फिर से समझ में आ जाएगा। अब ज्ञात करेंगे हम, अभी हमने क्या किया है एपी का आखिरी पद, इसके लिए सूत्र देखा। अब हम देखेंगे एपी के सभी पदों का योग। अभी तो हमने इनका आखिरी पद ज्ञात किया, अब इनका योग ज्ञात करेंगे, ठीक है। तो अब हम क्या करेंगे, इनका योग ज्ञात करेंगे। चलिए, तो योग ज्ञात करने के लिए अलग से सूत्र है एक, लिखा है एपी के सभी पदों का योग। क्या है, एपी के सभी पदों का योग। तो इसका योग ज्ञात करने के लिए हमें एक सूत्र दिया है, वो सूत्र क्या है, वो सूत्र है एस बराबर एन बटे 2 कोष्टक 2a धन एन माइनस 1 डी। बड़ा कोष्टक 2a धन छोटा कोष्टक एन माइनस 1 डी, कोष्टक बंद।
तो ये सूत्र हमें दिया है एटी के सभी पदों को ज्ञात करने के लिए। तो जैसा कि हम पहले मान रख रहे थे बिल्कुल उसी प्रकार से इसमें ही मान रख लेंगे। तो अब यहाँ पर हम क्या मानेंगे, उसी को ले लेंगे, क्या है 5, 8, 11, 17, 20, डैश डैश डैश, ये 12 यहाँ पर था। क्या था, ये 12 यहाँ पर था। तो हमें आखिरी पद तो ज्ञात करना नहीं है, हमें ज्ञात करना है इसका इनका योग कितना होगा पूरों का। तो फिर से वही लेंगे, मान क्या है, सबसे पहले ए है, तो ए का मान क्या आया था, 5 आया था, और कैसे निकला वो हमने आपको बता दिया। डी का मान कितना निकाला था, 3 निकाला था, और कैसे निकाला ये भी बता दिया था। इसके बाद एन, एन का मान क्या था, 12 था, यहाँ से आया था। ठीक है, पता है आप लोगों को। तो बस इतना ही है इसमें। अब क्या करेंगे, सूत्र में हम मान रख देंगे। तो एस बराबर एन बटे 2, मतलब एन का मान 12 है तो 12 बटे 2 कोष्टक 2 ए, ये मतलब क्या है 5 है, तो 5 का 2 में गुणा होगा 5 धन कोष्टक एन मतलब क्या है 12 ऋण में 1 है, फिर डी, डी मतलब क्या है 3 है तो 3। इसके बाद एस बराबर, अब ये जो ये कट जाएंगे, 2 एकम 2 और 2 3 12, यहाँ आ जाएंगे 6, और फिर कोष्टक है तो क्या है 5 दूनी 10, यहाँ आएंगे 5 दूनी 10 धन 12 में से 1 घटेगा, कितना बचेगा 11 बचेगा, और 11 में 3 का गुणा होगा। ठीक, यहाँ लगेगा छोटा वाला कोष्टक। इसके बाद एस बराबर 6, 11 तिया 33, ठीक है, 10 धन 11 तिया 33। अब यहाँ कर देंगे हम, जब आप 33 और 10 को जोड़ोगे तो आपके आएगा एस बराबर 6 गुणित 43, और अब आप 6 का गुणा 43 में करोगे तो कितना आएगा 258 आएगा, 258। ये हमारा इसका योग ज्ञात हो गया। ठीक है, जब आपको आए कि समांतर श्रेणी का योग ज्ञात कीजिए तो आपको ये योग ज्ञात करना है, और इन सूत्रों का आपको पता है कि एन का क्या है, ए का क्या है, डी का क्या है, और कैसे निकालते हैं इनका मान, तो हमने आपको पहले वाले सवाल में बता दिया है। तो इस प्रकार के सूत्र में मान रखना और ज्ञात कर लेना। और इसके बाद एक और सूत्र है, अब वो सूत्र क्या है भाई, अभी तक हमने 2 सूत्र पढ़ लिए हैं। अब इसके बाद जो एक और सूत्र है वो हमें तब उपयोग में आएगा जब हमें इसका आखिरी पद ज्ञात हो। अभी तो हमें A12 लिखा था, मतलब आखिरी पद ज्ञात नहीं था, फिर भी हमने इसका योग ज्ञात कर लिया। अब जब आपको आखिरी पद ज्ञात हो तब आप बहुत छोटे पैराग्राफ में आप इसको हल कर सकते हैं। कैसे, तो हम इसे मिटा दे रहे हैं। ठीक है, ये सवाल हमने कर लिया है, इसके बाद इसे हम अलग कर लेंगे, मिटा देंगे, ये सूत्र भी अलग कर लेंगे। ठीक है, आप लोगों ने लिखा होगा और नहीं लिखा है तो वीडियो को थोड़ी देर के लिए रोक कर और लिख लेना। अब यहाँ पर आखिरी पद हमने क्या ज्ञात किया था, पहले हमने ज्ञात किया था आखिरी पद क्या 38। ठीक है, अगर आप लोग कॉपी में लिख रहे हैं शुरू से वीडियो को, क्वेश्चन वीडियो को देखकर क्वेश्चन लिख रहे हैं तो आपको ज्ञात होगा। सबसे पहले हमने आखिरी पद ज्ञात किया था, 38 ज्ञात किया था। ठीक है, और जो हम पढ़ाते चल रहे हैं उसे आप अपनी कॉपी में अच्छे व्यवस्थित तरीके से लिखते चलना। ठीक है, बहुत काम में आएगा आगे। तो अब हमारा, अगर हमें आखिरी पद ज्ञात हो तब हमें जो सूत्र लगता है वो सूत्र है एस इज इक्वल एन बटे 2 कोष्टक में ए धन एल। ठीक है, ये हमारा सूत्र है एस इज इक्वल एन बटे 2 कोष्टक में ए धन एल। अब एल यहाँ पर क्या है, तो जब हम आखिरी पद के लिए हम क्या पढ़ रहे थे, आखिरी पद, इसके लिए हम पहले पढ़ रहे थे ए एन। ठीक है, और ए एन बराबर होता है एल, मतलब ए एन और एल ये दोनों समान है। इन दोनों का मतलब क्या होता है, आखिरी पद होता है। या तो ए एन लिख लो या एल लिख लो, तो जिस सूत्र में ए एन लिखा जाए वहां ए एन लिखना, जिसमें एल लिखा जाए वहां एल लिखना। इन दोनों का मतलब एक ही होता है, क्या होता है, आखिरी पद। चलिए, तो जैसे हम मान रख लेंगे, सबसे पहले यहाँ लिखेंगे एन, एन बराबर क्या है 12 है, ये हमने आपको पहले भी बताया था। क्या बताया था, एन बराबर क्या है 12 है, ये हमने आपको बहुत पहले ही बता दिया था कि एन बराबर 12 है।
क्योंकि ये a बराबर 12 से ज्ञात हुआ है, a 12 का आखिरी पद है। इसके बाद a क्या है, a हमारा 5 है मतलब पहला पद, l क्या है, l हमारा आखिरी पद है मतलब 38। इसका मान रख देंगे तो s बराबर n बटे 2 मतलब 12 बटे 2। इसके बाद कोष्टक a बराबर क्या है 5 है, धन l बराबर क्या है 38 है। तो s बराबर इनको काटेंगे, 2 6 12 6 आएगा, गुणा 38 और 5 को जोड़ेंगे तो आएगा 43 और इनका गुणा करेंगे तो आएगा 258। ये हमारा हो गया, हमारा तीसरा सूत्र भी हो गया क्या, जब हमें आखिरी पद ज्ञात हो तब कौन सा सूत्र लगता है इसके योगों को ज्ञात करने के लिए, तो ये वाला सूत्र लगता है s बराबर n बटे 2 कोष्टक में a धन n। तो इसी के साथ होता है हमारा अध्याय 5 का परिचय समाप्त। इसके बाद मिलेंगे हम अध्याय 5 की प्रश्नावली 5.1 में।